हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम और आप दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स को यार काफी खूबसूरत तरीके से जितने भी डाउट थे, जो भी आपके हार्ड टॉपिक थे, सब कुछ हम ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, है ना भाई। तो अभी हम जेनेटिक्स के ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे हमको केवल अब बीमारियां ही बीमारियां पढ़ना है। और अपने अंदर से भी जो जेनेटिक्स का कीड़ा था, जो बीमारी था, इसी बीमारियों के साथ इसको भी हम डिसॉल्व कर लेंगे, खा जाएंगे, खत्म कर देंगे इस बीमारी को, ठीक है ना। तो एक जेनेटिक्स नाम का जो कीड़ा था, जो आपको परेशान किए जा रहा था, तो इसको हम खत्म कर देंगे, है ना भाई। तो चलिए, उम्मीद है कि अभी तक जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपना जो बेस है थोड़ा सा कम है, सब्सक्राइबर बेस। तो जो भी बच्चे यार हमसे जुड़े हुए हैं, काफी फॉलो कर रहे हैं अच्छे तरीके से, हमें मैसेजेस आते रहते हैं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यार एक एक डाउट उनके क्लियर हो रहे हैं। तो अभी हम जेनेटिक्स में ऑलमोस्ट हमने कुछ डिजीज के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली ऑटोसोमल डिजीज के बारे में। लास्ट वीडियो हमने जो अपलोड करा हुआ था, वो हमने किया था सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में, है ना भाई। जिसमें हमने कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया को काफी अच्छे तरीके से आपको समझाया था, पेडिग्री का हेल्प लेके समझाया था। कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया को समझाने का तरीका ही एक अलग मैंने बनाया था ना। उसी तरीके से लोग क्या करते हैं ना भाई, पेडिग्री पढ़ा करके पेडिग्री को ही भूल जाते हैं, वहीं भी पेडिग्री बंद कर देते हैं, फिर सारी चीजों को एक अलग वे में ही समझाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, जो चीज मैं बोला हूं ना बायोलॉजी में, हर एक की चीज को मैं कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, जो फंडामेंटल्स आप कहते हो ना, फंडामेंटल्स मेरे नहीं है, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, तो वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर हम पुरानी चीजों का यूज हम आगे की चीजों में करते रहे, तो उससे क्या होता है, पीछे वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा होता जाता है। इसके साथ साथ जो करंट का अपना टॉपिक है, ये तो खैर बहुत ही अच्छे तरीके से तो समझ में आना ही आना है। तो चलिए भाई, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, और आज करते हैं रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट के बारे में, ठीक है ना। उससे संबंधित जो भी अपने पास डिसऑर्डर आ रहे हैं, इस सारे डिसऑर्डर को हम खत्म करते हैं। चलिए भाई, देखिए यहाँ पे, तो आज का लेक्चर हम यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के बारे में आपको जैसा कि दिख रहा है हमारे खूबसूरत से स्क्रीन पे, ये सब कुछ हमें पढ़ना है ना भाई। तो देखिए, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, अपनी औकात को बच्चों के सामने थोड़ा छोटा होना पड़ता है, क्योंकि समझ रहे हैं ना भाई, गरीब मास्टर। तो देखिए, ये है ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के बारे में हम क्या जानते हैं, और क्या चीज इसमें पढ़ना है, किन डिजीज के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जब भी हम ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमें बेसिकली 3 डिजीज के बारे में एनसीईआरटी ने दे रखा है, जिसमें से एक डिजीज जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको हमने प्लियोट्रॉपी के अंदर में पढ़ लिया है। इसको हमें पढ़ना भी है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। पहले डिजीज के बारे में समझो, फिर भाड़ में जाए ऑटोसोमल लिंक्ड, जो भी अलाना फलाना ढिमकाना लिखा है ना। पहले हम डिजीज के बारे में तो समझे, क्या पढ़ना है ऑटोसोमल लिंक्ड डिसीज, कौन सी बला के कौन सी बीमारी पढ़ना है ना। तो पहला पढ़ना सिकल सेल एनीमिया, दूसरा पढ़ना था फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ना हमें हीमोफीलिया, है ना। तो भाई, इस ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के अंदर में 3 मेन डिसऑर्डर है, जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से गहन अध्ययन, जिसको बोलते हैं ना, डीप स्टडी करनी है। और देखिए, एक का अगर आप डिग्री समझेंगे, तो सारा का सारा डिजीज का आप डिग्री बना लेंगे। ये जितना भी मैंने कुछ लिखा हुआ ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि जो बहुत ही कुछ एडवांस चीज लिखी गई है ना। अगर आप एक डिजीज की डिग्री पढ़ लेते हो, तो पूरी की पूरी है जो जितनी भी राम कथा है, जितनी भी कहानियां, सब समझ में आ जाएगी। मैं आपको इतना क्यों समझाता हूँ, लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा मोटिव बस एक ही रहता है कि लेक्चर में जाने से पहले आपको हर एक चीज पता हो जाए, ठीक है ना, सब चीज आसान लगे। अगर किसी चीज को हमें बहुत कठिन बोल दिया जाए ना, जैसे मान लो कोई टॉपिक है, 4 टीचर आके बोल दे रहे ये तो बहुत कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो एग्जैक्टली यार वो चीज आपको सच में कठिन लगने लगेगी, है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आसान है ना। संदीप मैसूरी सर भी कहते हैं ना, आसान है तो आसान ही है, ठीक है ना। आसान अगर नहीं हुआ तो हम इसे आसान बना देंगे आपके लिए। चलिए साहब, यहाँ पे देखिए, अब इन्हीं सब खूबसूरत बातों के साथ, तो पहला अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अपना ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब एक चीज काम की है यहाँ पे, इसको पकड़ लो। यही क्या लिखा है, रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों जो अलील थे, क्या बोला, दोनों के दोनों जो अलील थे, इन दोनों अलील्स के अंदर में, मतलब ये जो डिसऑर्डर है, इनके जीन प्रेजेंट होने चाहिए, है ना भाई। रिसेसिव का मतलब यही होता है
और डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि दोनों अलील्स में से या तो दोनों या तो कोई एक अलील भी अगर डोमिनेंट है तो करेक्टर अपने आप को पहले जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाएगा। पर पर ये जो भी हम ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट पढ़ रहे हैं, बताइए मेंडेलियन डिसऑर्डर है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है? तो आप बोलेंगे साहब कि ये तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। हर मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो क्या पेडिग्री को फॉलो करेगा? क्या मेंडल के क्रॉस को फॉलो करेगा? एग्जैक्टली यार, अगर मेंडल के क्रॉस को और पेडिग्री को फॉलो कर रहा है तो उसके बेसिस पे हमारे जितने भी पुराने इंटरप्रिटेशन थे एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के सब पेडिग्री को छोड़ दो, तो उसी तरीके से कुछ ट्रेंड हम यहाँ पे भी फॉलो कराएंगे। मतलब देखो वहां पे भी रिसेसिव था, यहाँ पे भी रिसेसिव है ना। तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो होता है, रिसेसिव का मतलब ये होता है दोनों के दोनों अलील्स के ऊपर में इसके जीन अगर प्रेजेंट है तभी जाकर के हम बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। समझ में आया क्या? चलिए साहब, इसके बाद क्या लिखा हुआ वहां पे, एक लाइन और लिखा गया है, एक वर्ड है ऑटोसोमल। दो चीज होता है, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। एक तो होता है सेक्स क्रोमोसोम जो कि एक पेयर होता है, जो कि एक पेयर मतलब दो, एक पेयर मतलब दो, या तो एक्स वाई या तो एक्स एक्स, ठीक है ना। दूसरा, एक पेयर को छोड़ दो, एक पेयर को छोड़ दो मतलब ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके जितने भी क्रोमोसोम है ये सब ऑटोसोम है। अब यहाँ तक लेक्चर में आने के बाद ये सब चीजें बताने की बात ही नहीं है, ठीक। तो जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है ना, मतलब ये जो जीन है, इस डिजीज के जो जीन होंगे ये सेक्स क्रोमोसोम को नहीं टारगेट कर रहे होंगे, है ना भाई। इस डिजीज के जो जीन होंगे ये सेक्स क्रोमोसोम को टारगेट नहीं कर रहे होंगे। इस डिजीज के जो जीन है साहब ये ऑटोसोम्स को टारगेट कर रहे होंगे, है ना। ये जो है ऑटोसोम को टारगेट कर रहे हैं, मतलब जो हमारे बॉडी के क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके उन वाले क्रोमोसोम को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम है ऑटोसोमल। और लिंक्ड मैंने क्यों रखा हुआ है, तो लिंक्ड मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लिंकेज का नाम आपने सुना है, लिंकेज से ही बन गया है लिंक्ड। लिंकेज का मतलब होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है ना। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। तो लिंक्ड का मतलब वही हो गया फिजिकल एसोसिएशन। तो जो ऑटोसोम पे फिजिकली एसोसिएटेड रिसेसिव ट्रेट के जो जीन होंगे, तो ये वाले जो जीन होंगे ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को कॉज करेंगे, है ना भाई। चलिए, अब अगर आप पेडिग्री का लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं बार बार बोलूंगा कि पेडिग्री का हमारा लेक्चर देखो, चाहे तुम कहीं से पेडिग्री पढ़ के आओ, पर सके आओ, तभी जाकर के यहाँ से पेडिग्री तुम्हें समझ में आएगी। किसी अच्छे टीचर से यार एक बार पेडिग्री पढ़ के आओ। अगर हमारा पेडिग्री नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर है यार, उनकी पेडिग्री एक बार देख करके आओ। पीडब्ल्यू पे देख के आओ, चाहे वेदांतों पे तरुण सर पढ़ाते हैं उनकी देख के आओ, चाहे अर्चना मैम की देख के आओ, चाहे विपिन सर का देख के आओ, चाहे रूपेश सर का देख के आओ। मैं नाम भी बोलो तो जितने भी टीचर हैं, चाहे वो वहाँ पे आकांक्षा अग्रवाल मैम पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू पे, जितनी भी जो भी बायो के टीचर है, मैं किसका किसका नाम लूं, चाहे बायोमेंटर से की आप देख के आओ, किसी की भी देख के आओ, पर प्लीज यार पेडिग्री का देख करके आओ, तभी तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम बेस कहीं से नहीं बना रहे हो डायरेक्ट जंप करो, नहीं समझ में आएगा। चलिए साहब, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है पेडिग्री, है ना। पेडिग्री क्या कहती है, अगर ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की जो पेडिग्री होती है, अब यहीं से सीख लो, अगर नहीं सीखे हो तो यहीं से सीख। यहाँ पे क्या लिखा है, जो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होते हैं इनकी पेडिग्री क्या कहती है और कैसे बनती है, यहाँ पे देखो। इसका मतलब ये होता है कि ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के अंदर में कि अगर दोनों पेरेंट क्या हो गए कैरियर, यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इफ बोथ पेरेंट जो है कैरियर, मतलब बोले तो नॉर्मल, मतलब दोनों पेरेंट क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना, और चाइल्ड है उनका अफेक्टेड। जैसे देखो यहाँ पे दोनों पेरेंट क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल है। कैरियर होंगे ये अलग बात है, कैरियर भी तो नॉर्मल ही नॉर्मल है, पर इनके सारे के सारे यार बच्चे क्या हैं, बीमार है। पेरेंट में तो बीमारी नहीं थी, पर बच्चे सारे के यहाँ साहब बीमार है, बच्चे के यहाँ साहब सारे के सारे बच्चे क्या हैं, बीमार हैं। तो इस तरीके की जो पेडिग्री होगी वो अपना ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की पेडिग्री होगी, है ना भाई। चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गया तो जब भी आप सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री देखेंगे, फिनाइलकीटोन्यूरिया की देखेंगे, थैलेसीमिया के देखेंगे, तो सबकी पेडिग्री एक जैसी दिखाई देगी। इसका रीजन क्या है, तो रीजन बस एक है कि ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अगर ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो ये जितने भी डिजीज है सिर्फ ऑटोसोमल लिंक्ड
रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो क्या इन सारे की पेडिग्री सेम होगी? एग्जैक्टली इन सारे की पेडिग्री एग्जैक्टली सेम ही होगी ना भैया। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया, एससीए, फिनाइलकीटोनुरिया इज द एग्जांपल ऑफ प्लियो। जो फिनाइलकीटोनुरिया होता है इसका एग्जांपल क्या है? प्लियोट्रॉपी। ठीक, इसके बाद साहब देखिए, इसके बाद है अपना थैलासीमिया, है ना। इसके बाद क्या है अपना? थैलासीमिया। ठीक, तो चलिए एक डिसऑर्डर को हम बढ़िया से पढ़ते हैं और इसी के बेसिस पे सारे डिसऑर्डर की धज्जियां उड़ा देते हैं, है ना। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या कहता है? देखिए पहले तो अगर कोई नाम लिखा है बायोलॉजी में तो नाम को समझो, मैं बार बार कहता हूं ना, नाम को समझो, क्योंकि नाम में इसका काम छिपा हुआ है। नाम है, काम है, और काम है तो नाम है। काम है तभी नाम है, बिना काम के कोई नाम नहीं है ना। अगर तुम हमें जान रहे हो, क्यों जान रहे हो? क्योंकि हमारा काम है। काम क्या है? पढ़ाना। तो काम है तभी नाम है, अगर काम नहीं होता तो नाम नहीं, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो भी तुमको नाम मिल रहा उसके नाम में उसका काम छिपा है, उसके नाम में ही सब कुछ है, ठीक है ना। इसीलिए नाम को पहले डिकोड करो, और बायोलॉजी में तो खास करके देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सुंदर सा लिखा है सिकल। सिकल का मतलब होता है हंसिया, है ना। हंसिया एक ऐसी ऐसा पहले जमाने में हंसिया आता था, जो शहर के होंगे कहते हैं ये मतलब घास काटने के लिए या फिर कुछ भी खेत उत में जाते थे ना, काट देते। अरे ऐसा नहीं होता था एग्जैक्ट यार, इसी तरीके से, है ना। सेल, सिकल के जैसा सेल हो जाएगा? क्या बात करते हैं मास्टर, सेल तो जो होता है ये क्या होता है? जैसे आरबीसी का बोले, वाई कॉन्केव, डब्ल्यूबीसी का बोले तो रेगुलर, प्लेट का बोले तो फ्रेगमेंट टाइप से होता है ना। तो ये जो सिकल सेल है, क्या बोला? सिकल सेल मतलब जो सेल है सर, ये सिकल के जैसा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो सेल है वो सिकल के जैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली सिकल के जैसा हो जाएगा। अरे साहब यहाँ पे तो एक और बीमारी लिखी है, अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है कि डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, ब्लड का कम, ठीक है ना। डिक्रीज इन ब्लड क्वांटिटी, ठीक है ना। सिंपल भाषा में समझे तो एनीमिया का मतलब यही होता है कि ब्लड की कमी, खून की कमी। अच्छा, आरबीसी का जो शेप होगा, मतलब जो जो ब्लड का, यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं? ब्लड की। तो कि सर ब्लड सेल, और ब्लड सेल में अंदर स्पेसिफिकली बोले आरबीसी का जो शेप होगा इस बीमारी के अंदर में सिकल के जैसा होगा, एग्जैक्टली यार। इस बीमारी के अंदर में जो तुम्हारा आरबीसी का शेप होगा ना, जो आरबीसी का शेप होगा एग्जैक्टली ये किसके जैसा हो जाएगा? तो ये सिकल के जैसा हो जाएगा, है ना। चलिए साहब, अब सिकल के जैसा तो इस बीमारी में शेप हो जाए। अब कैसे होता है, कैसे होता है और क्यों होता है सिकल, सिकल सेल एनीमिया? तो इसके भी बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक, देखो अगर पहले जैसे पेडिग्री तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, रिसेसिव ये ऑटोसोमल रिसेसिव जो ट्रेट है, ठीक। इसमें क्या है, दोनों पेरेंट कैरियर हो, ठीक है ना, और बच्चे सारे अफेक्टेड हो तो अपना बन जाएगा, या फिर नॉर्मल हो तो बन जाएगा अपना रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट। अब एलियंस के बारे में बात करें तो मैंने क्या बोला, रिसेसिव कंडीशन में बीमारी है। हाँ सर, रिसेसिव कंडीशन में बीमारी है। तो क्या किसी को भी बीमार होने के लिए, किसी भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अब डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बीमारी का जो जीन है ये ऑटोसोमल लिंक्ड है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक ही नहीं है। तो मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन तो सेक्स क्रोमोसोम देख के होगा, ना कि ऑटोसोम का क्रोमोसोम देख के होगा, है ना। तो ये जो ऑटोसोम का क्रोमोसोम है ना, उनके ऑटोसोम के क्रोमोसोम पे, ठीक है ना, उनके जीन में, मतलब उनके अलील्स के अंदर में इस तरीके की कुछ 3 पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं। तो ये जो 3 पॉसिबिलिटी है, ये क्या 3 पॉसिबिलिटी है? अब रिसेसिव है तो दोनों दोनों के दोनों अलील्स के ऊपर में इसका जीन प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसका जो बीमारी है उसका जीन प्रेजेंट होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एच बी एस लिखा है, ठीक है ना। एचबी नाम का जीन जो है ये कंट्रोल करता है। और देखो यहाँ पे इसके जीन पे, दोनों पे सिकल सेल एनीमिया का जीन यहाँ पे चिपका हुआ है। मतलब कि जो पर्सन ऑफ सिकल सेल अनेमिक होगा, ठीक है ना, इस पर्सन का जो आरबीसी होगा वो सिकल सेप का होगा, ठीक है ना। खैर साउथ अफ्रीका की एक पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा सिकल सेल एनीमिया पाया जाता था, उसका भी रीजन था, ठीक है ना। क्योंकि जो अपना ये क्या बोल, मलेरिया, ठीक है ना, ये जो अपना मलेरिया हो गया ना, इसके जो पैरासाइट हैं, ठीक है ना, इसके जो अपने पैरासाइट है ना, ये कंप्लीट आरबीसी है। अगर मेच्योर आरबीसी है तो इसके अंदर में डेवलप हो पाते हैं। पर वहां पे क्या हो गया था एक टाइम पे ना, अ, बहुत ज्यादा उस ईस्ट अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर में बहुत ज्यादा क्या हो गया था, ये जो मलेरिया वाले पैरासाइट है ना बहुत ज्यादा फैल गए। ठीक, अब उस चीज से बचाव करने के लिए नेचर ने कुछ ऐसा जुगाड़ बनाया, क्योंकि देखो पैरासाइट कहाँ पे जाएंगे,
मलेरिया का आपने लाइफ साइकिल पढ़ा ही है, ठीक है ना? तो उसमें क्या हो गया कि जो एआरबीसी अगर मैच्योर नहीं रहेगा तो मलेरिया पैरासाइट क्या हो जाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए नेचर ने कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि आरबीसी जो है सिकल सेफ कर दिया जाए। तो अगर सिकल सेफ हो जाएगा तो इनका लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट होगा। अगर लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो बताओ कैसे लोग जिंदा रहेंगे, नहीं जिंदा रह पाएंगे, ठीक। तो वहीं से धीरे धीरे सिकल सेल एनीमिया और भी लोगों के अंदर में ट्रांसमिट होने लगा। खैर फिर मेरी अब लग रहा आवाज जाएगा। देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है एचबी मतलब नॉर्मल है। एचबीएस मतलब देखो ये जो होगा पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये तो कैरियर होगा। एचबी हो तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल, ठीक है ना, एचबी हो जाएगा नॉर्मल, ठीक। अब इस बीमारी के अंदर में क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया कॉज होने लगता है। तो इसका रीजन क्या है, देखिए अपना हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। समझ में आया क्या? अपने हेमोग्लोबिन के अंदर में 2 अल्फा चेन होंगे और 2 बीटा चेन होंगे। तो जो हेमोग्लोबिन है ना, इसके बीटा चेन पे, किसके, जो अपना हेमोग्लोबिन है इसके बीटा चेन के 6वें पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे क्या हो जाता है, एक सिंगल बेस मतलब एक सिंगल जो बेस होता है, जो सिंगल नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना, वहां पे क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है ना, वहां पे सिंगल बेस पे म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी की वजह से क्या हो जाता है अपना, और वो सब्स्टिट्यूशन किसका होता है, तो देखो 6th पोजीशन पे होता है क्या, जी होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जी होता है। तो ये देखो इसी को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे हो जाता है जी, ठीक है ना। देखो बस एक सिंगल बेस पे, बस एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे आपको म्यूटेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो ये क्या है, सिंगल म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है ना। तो पॉइंट म्यूटेशन में होता क्या है कि जो जी है ये कन्वर्ट हो जाता है जी में, ठीक है। तो जो अपना जी था ना, ये बना रहा था अपना ग्लूटामिक एसिड, क्या है, जो जी है ये बना रहा था क्या भाई, अपना ग्लूटामिक एसिड। पर जैसे ये कन्वर्ट हुआ किस में, जी के अंदर में, फिर बनाने लगा क्या, वैलिन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, उसको क्या बनने लगा साहब, अब यहाँ पे बनने लगा है वैलिन, ठीक है ना। तो यही होता है 6th पोजीशन पे, बीटा चैन के 6th पोजीशन पे, किसके चैन पे, तो हेमोग्लोबिन के बीटा वाले चैन पे 6th वाले पोजीशन पे सिंगल बेस का सब्स्टिट्यूशन होता है। म्यूटेशन टाइप है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन किसका होता है, जी की जगह जी आता है। जी ग्लूटामिक एसिड को कैरी करता था, पर सब्स्टिट्यूशन जब हुआ तो जी जो है ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर गया और यहाँ पे बनने लगा वैलिन, ठीक है ना। समझ में आया क्या? तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर में यही होता है, जी कन्वर्ट हो जाता है अपना जीओजी में। अब क्या होता है देखो, सिकल सेल की आरबीसी क्यों हो जाती है, तो जब ये जो अपना म्यूटेंट हेमोग्लोबिन है ना, ये पॉलीमराइजेशन मतलब ये सारे अमीनो एसिड मिलके तो सब चीज बनाते हैं। तो जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है, तो इनका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो इनको मिलता है लो टेंशन, ठीक है ना, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से, ठीक है ना, जब लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से जो आरबीसी का जो शेप होता है चेंज होता है, कैसे, बाइकॉन्केव डिस्क से इलोंगेटेड सिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से कन्वर्ट हो जाता है अपना इलोंगेटेड सिकल शेप स्ट्रक्चर के अंदर में, है ना भाई। तो यही चीज होता है सिकल सेल एनीमिया में, और यही इसका मैंने पेडिग्री आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हुआ है। अब देखिए, अब आपको देखना है थैलासीमिया के बारे में, किसके बारे में, थैलासीमिया के बारे में। ये जो थैलासीमिया है, ये भी क्या है, ये भी है ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। मतलब मिला जुला करके मास्टर साहब आप हमको इसके बीमारी बताइए, डिजीज बताइए, एक्चुअल में इस पेशेंट के अंदर में होता क्या है। बाकी हमें पेडिग्री पता है, इसका ट्रांसमिशन पता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे बीमारी कैसे ट्रांसमिट होगी। बहुत सही साहब, यही चीज हमको भी चाहिए था। देखिए अब थैलेसीमिया के अंदर में क्या हुआ, थैलेसीमिया की अगर पेडिग्री देखेंगे, क्या लिख दिया मैंने, सिकल सेल एनीमिया के जैसा सेम होगा और फिनाइलकीटोनुरिया के भी जैसा सेम होगा, क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, बोथ पेरेंट अनअफेक्टेड कैरियर फॉर जीन, मतलब जो दोनों होंगे पेरेंट हो, बस कैरियर कैरियर वाला नॉर्मल ही होता है, मतलब अनअफेक्टेड हो, ठीक है ना, ये अनअफेक्टेड हो, बस जीन के लिए क्या हो, कैरियर हो, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, डिफेक्ट ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है, किसकी वजह से, म्यूटेशन होता है या फिर डिलीशन होता है, ठीक है ना। जैसे ही म्यूटेशन होगा या फिर डिलीशन होगा
तो हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। देखो थैलासीमिया हो चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, दोनों बीमारी जो है ना भैया आरबीसी की है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखो थैलासीमिया, थैला नाम में क्या है सीमिया, इसी तरीके से एनीमिया जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी आरबीसी से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है, ठीक है ना। और थैलासीमिया भी किससे जुड़ा हुआ बीमारी है, ये अपना आरबीसी से जुड़ा हुआ बीमारी है। हेमोफीलिया ये भी ब्लड से जुड़ा हुआ बीमारी है, पर वो प्लेटलेट से जुड़ा हुआ बीमारी है, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या, ठीक। अब सिकल सेल एनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अरे भाई जो अपना कलर ब्लाइंडनेस है, क्रोमोसोम वाला एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की बीमारी है, वहां पे कहा तुम कलर पहचानने में दिक्कत हो रही है ना। और जो अपना ये सिकल सेल एनीमिया है, कहा ब्लड की जो बीमारी है ना, वहां वो आंख की बीमारी है, खून की बीमारी है, लोग इसमें भी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये भी थैलेसीमिया के भी अंदर में क्या होता है, थैलेसीमिया के भी अंदर जीन के अंदर में क्या होता है, म्यूटेशन होता है। जब जीन के अंदर में म्यूटेशन हो जाता है तो हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो जाती है। समझ में आया क्या, जो हेमोग्लोबिन की अगर फॉर्मूला देखो, हेमोग्लोबिन के पास जो दो चैन होते हैं, ठीक है ना, दो अल्फा और दो बीटा, ठीक है ना, दो अल्फा चैन होता है और दो बीटा चैन होता है। थैलेसीमिया के अंदर में क्या होता है, दोनों हो जाता है, ठीक है ना। या तो अल्फा, अगर अल्फा चैन के अंदर में दिक्कत आए तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चैन के अंदर में कोई दिक्कत आ गया तो बीटा थैलेसीमिया हो जाता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया वाले डिसऑर्डर में दोनों चैन अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक। मतलब या तो अल्फा थैलेसीमिया तो बीटा थैलेसीमिया, ठीक। तो रिड्यूस रेट ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा चेन का सिंथेसिस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। और यही जो चेन है अभी मैंने बताया है, दोनों चेन मिलके क्या बनाते हैं, हेमोग्लोबिन बना देते हैं। तो उस टाइम अगर रिड्यूस हो जाता है इनका रेट, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, और जब एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनेगा फिर वो हो जाएगा आपको एनीमिया, ठीक। चलिए सब, अगर आप थैलेसीमिया का यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना, थैलेसीमिया को ध्यान से देखिए। थैलेसीमिया मैंने बोला है दो टाइप, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है दो अल्फा चैन होता है और दो बीटा चैन से बना होता है। तो अगर अल्फा चैन के अंदर में बीमारी हुई तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चैन के अंदर में कोई डिजीज हुआ, मतलब कोई डिफेक्ट आया तो बीटा थैलेसीमिया आपको कॉज हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे दो मिल गया आपको, या तो अल्फा थैलेसीमिया होगा साहब, या तो यहाँ पे होगा आपको बीटा थैलेसीमिया, ठीक है ना। तो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया ये दो डिसऑर्डर हो गए, ठीक। अब देखिए अल्फा थैलेसीमिया के अंदर में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया के अंदर, एकदम ध्यान से सुनिए जो मैं बताते जा रहा हूँ आपको। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व है, देखिए ध्यान से देखिए, ये दो जीन है, ठीक है ना। ये दो जीन जो होते हैं ये कॉज कर रहे होते हैं अपना अल्फा थैलासीमिया। कौन कौन से जीन है, तो HbA1, समझ में आएगा, HbA1 और यहाँ पे HbA2। तो देखिए ए से नाम रख लीजिए, या ए से आप याद रख लीजिए अल्फा, और यहाँ पे बी से याद रखिए बीटा। ए से क्या याद रखो अल्फा, और बी से याद रखना बीटा। समझ में आ गया क्या। अल्फा थैलेसीमिया में दो मेन जीन है, जो ये दोनों मेन जीन का कंट्रोल कर रहे होंगे अल्फा थैलेसीमिया। HbA1 और HbA2 जो ये दोनों जीन है, ये मिल करके अपना अल्फा थैलेसीमिया को कॉज कर रहे होंगे। और ये किस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 16 के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब देखो अगर क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि ये ऑटोसोमल है, मतलब ये बॉडी के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना। अब क्या है, देखो ये जो ऑटोसोम होंगे ये 22 कहां से आ जाएंगे, मदर से आएंगे, और 22 ऑटोसोम फादर से आएंगे, तभी तो जाकर के 44 ऑटोसोम मिलेगा, और दो जो है एक्स और वाई, तभी तो 46 क्रोमोसोम होगा भैया। मतलब कि जो 22 हो गए ये मदर से आए और 22 फादर से आए, मतलब 44 कितना है। तो इसी तरीके से जो थैलेसीमिया वाला अपना जीन है, दोनों पेरेंट्स से आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। ये जो थैलेसीमिया वाला जीन है दोनों पेरेंट्स आएंगे, एक पेरेंट के अंदर में दोनों जीन प्रेजेंट होना चाहिए, तो दोनों पेरेंट का अगर मिला लो तो चार जीन हो गए ना साहब। तो यहाँ पे इन चारों जीन में से टू फ्रॉम बोथ पेरेंट, मतलब दो दो जीन दोनों पेरेंट साइड से आएंगे, तभी जाकर के ना 4 जीन होंगे, ठीक। और 21 क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम नंबर 60, इन चारों जीन में से अगर किन्हीं जीन पे म्यूटेशन हो जाता है या फिर डिलीशन हो जाता है, वन आर मोर ऑफ द 4 जीन, या तो एक पे चारों पे, तब जाकर के आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, एक थैलेसीमिया। इसी तरीके से सेम एग्जैक्टली ऐसा ही अपना जो है बीटा थैलेसीमिया। अब देखिए बीटा थैलेसीमिया को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल जीन है HBP,
अब एक एचबीवी जो है ये मदर से आएगा, एक एचबीवी जो है फादर से आएगा, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव हमें बनाने के लिए दोनों पेरेंट को, मैं बार बार बोलूंगा, ऑटोसोमल रिसेसिव बनाने के लिए पेडिग्री मैंने बता दिया कि दोनों पेरेंट को आपको होना पड़ेगा अफेक्टेड, या फिर दोनों पेरेंट को होना पड़ेगा कैरियर। ठीक, अगर दोनों पेरेंट कैरियर है तो मतलब एक जीन मदर से आएगा, एक जीन फादर से आएगा, तो दोनों मिलेंगे। क्योंकि जो बीटा थैलेसीमिया है ये सिंगल जीन कंट्रोल का मैकेनिज्म, मतलब ये सिंगल जीन ही यहाँ पे है, जो है वो एचबीबीबी है, एचबीबी ही है ना। तो यहाँ पे देखिए दो जीन आएगा, दोनों जीन कहाँ से आएगा, तो मतलब दोनों पेरेंट को मिला देंगे तो दो जीन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे होगा म्यूटेशन या फिर डिलीशन, या तो एक जीन पे या तो दोनों जीन, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तब जाके बीटा थैलेसीमिया होगा। और याद रखिएगा जो अल्फा है क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है इसका जीन, और जो बीटा वाला है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे इसके जीन प्रेजेंट होंगे। दो नंबर याद कर लो, एक 16 और एक 11, ठीक है ना, एक 16 और एक 11। ठीक, देखिए अब देखिए दोनों मैंने बोला है कि ये दोनों के दोनों मतलब आरबीसी की बीमारी है। तो अगर एक बार एग्जाम में अगर मैं स्टेटमेंट पूछा गया है, अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि देखिए सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की क्वालिटी खराब हो जा रही है, ध्यान से सुनना, सिकल सेल एनीमिया के अंदर में आरबीसी की क्वालिटी खराब हो रही है। क्वालिटी बोले तो आरबीसी का शेप बदल रहा है, पर थैलेसीमिया बीमारी के अंदर में आरबीसी का प्रोडक्शन घट रहा है ना। सिकल, एक बार और सुनिए, एक बार स्टेटमेंट को और बोलता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर में आरबीसी का शेप बदलता है, पर थैलासीमिया के अंदर में आरबीसी आरबीसी बोले तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन घटता है। यही चीज हो रहा है ना, यही चीज हो रहा है ना। वहां पे क्या है, लो ऑक्सीजन टेंशन में जब हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन हो रहा था तभी जाकर के सिकल सेल एनीमिया हो रहा था, है ना। यहाँ पे जो जीन है इसकी वजह से, इसके डिफेक्ट की वजह से, म्यूटेशन या फिर डिलीशन की वजह से यहाँ पे थैलासीमिया के अंदर में हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन घट रहा है। एक में प्रोडक्शन घट रहा है, एक में क्वांटिटी घट रही है, और एक में क्वालिटी घट रही है। क्वालिटी घट रही है तो उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि आरबीसी की क्वालिटी खराब हो गई, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया जो है साहब ये क्या है, एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया जो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, whereas thalassemia is a quantitative disorder. Thalassemia is a quantitative disorder. समझ में आ गया क्या, थैलेसीमिया क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, और सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा भी है जो सिकल सेल एनीमिया है क्या है, जो सिकल सेल एनीमिया है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, और जो थैलासीमिया है, यहाँ पे जो अपना थैलासीमिया है ये क्या है, क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे घट रही है अपनी क्वांटिटी, यहाँ पे घट रही है क्या, क्वांटिटी। तो यार ये जो आज का अपना पूरा का पूरा लेक्चर था रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के ऊपर में, ये सारा का सारा मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी साइड से कोशिश करा है, जितना भी मेरे साइड से हो सकता है मैंने आपको पूरी अच्छे तरीके से बताने का कोशिश किया है। इसमें मैंने कोई भी अपने मेहनत की कटौती नहीं, है ना। सारा का सारा एकदम प्रीमियम कंटेंट आपके सामने एकदम परोस दिया है ना भाई। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमारा लेक्चर देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना भाई। एंड ऑलवेज बी माई साइनिंग स्टार।